Welcome in lecture number 9 of Industrial Engineering. Till now we have finished unit 1 of this subject, and today we will start our second unit, that is known as Production Planning and Control. और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा that is forecasting technique. Myself Sanjay Tiwari and I am working in BN College of Engineering and Technology, Lucknow. So let's move to our course content. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसमें 3 वर्ड हैं. थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से. व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन का मतलब तो सिंपल सा ये हुआ कि किसी भी रॉ मटेरियल पे कुछ एक्टिविटी करके मैन, मशीन, मटेरियल, एनर्जी को लगाकर हम एक फाइनल प्रोडक्ट को बना सकें. तो इट इज़ नोन एज प्रोडक्शन. एंड व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स स्कीम ऑफ प्रोडक्शन इन एडवांस. मीन्स किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले, उसको करने से पहले जो कुछ हम योजना बना रहे हैं, जो कुछ हम काम करने चल रहे हैं, जिससे कि वो प्रोडक्शन की सारी एक्टिविटी बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज हो पाएँ और एक बेस्ट प्रोडक्ट मिनिमम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का हम दे पाएँ, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं प्लानिंग. एंड अदर वन इज कंट्रोल. कंट्रोल मीन्स सुपरविजन ऑफ ऑल एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. मीन्स उसको सुपरविजन करना. अब सुपरविजन करने के मल्टीपल तरीके होंगे, उन तरीकों के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो इस यूनिट में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इन्हीं 3 टॉपिक के साथ आगे मूव करेंगे. और जो मेजर ऑब्जेक्टिव हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के हैं, दैट इज़ डिजाइन प्रोडक्शन सिस्टम टू मीट डिलीवरी डेट्स. जैसा कि हमें पता है किसी प्रोडक्शन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कि कॉस्ट में कम से कम हो, क्वालिटी में बेहतर हो और उसको हम कस्टमर को टाइमली डिलीवर कर पाएँ. अल्टीमेटली कुछ भी बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है. तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इसी एक 3 बात पर डिपेंड करता है: मिनिमम कॉस्ट, बेहतर क्वालिटी एंड टाइम पे डिलीवरी मिल जाना. तो जो कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव होगा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, वो सब इसी को मीट आउट करेगा. फर्स्ट वन इज डिजाइन प्रोडक्शन सिस्टम टू मीट डिलीवरी डेट्स. सेकेंड वन इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड वन इज स्मूथ फ्लो ऑफ मटीरियल. फोर्थ है कोऑर्डिनेशन एमंग मैन, मशीन एंड मटीरियल. फिफ्थ टू कंट्रोल क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कॉस्ट. एंड लास्ट वन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इट इज़ द अल्टीमेट. और इस सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो कुछ हमारे पास टूल्स हैं, जो हम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं पीपीसी में, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में, उसको हम एक्चुअली 2 पार्ट में यहाँ पे कैटेगराइज करके रखे हैं. एक को बोल रहे हैं प्लानिंग, मीन्स प्लान योर वर्क, एंड अदर को बोल रहे हैं कंट्रोल, मीन्स वर्क योर प्लान. सो इन प्लानिंग एक्टिविटी देयर इज 6 स्टेप. फर्स्ट इज फोरकास्टिंग, जिसके बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे. अदर इज ऑर्डर राइटिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, रूटिंग, शेड्यूलिंग, मशीन लोडिंग. ये सारी की सारी एक्टिविटी को हम प्लानिंग फेज़ की बात कर रहे हैं. एंड डिस्पैचिंग, फॉलोअप, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एंड करेक्शन, इसको हम कंट्रोल के फॉर्म में कह रहे हैं. मीन्स प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? प्लान योर वर्क. एंड कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? वर्क योर प्लान. सो लेट्स मूव टू आवर कोर्स, दैट इज़ फोरकास्टिंग. जब देखें फोरकास्टिंग का मतलब क्या है. टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम इन लास्ट यूनिट. बहुत डिटेल में देखा कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है. इन ए प्रोडक्शन सिस्टम वी यूज रॉ मटेरियल, मनी, मशीन, मटेरियल एंड टाइम, एनर्जी, और इन सब को यूज करके इस प्रोडक्शन सिस्टम में हम रॉ मटेरियल लेते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन प्रोसेस करते हैं एंड वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट. ये प्रोडक्शन सिस्टम हुआ. देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम कितना बनाए, हाउ मच टू प्रोड्यूस. ये क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस. तो ये जो इसका जवाब ढूंढना है हमें, तो इसके जवाब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी. फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? फोरकास्टिंग का मतलब सिंपल सा एक है कि एक एस्टिमेट करना, एक अनुमान लगाना. बिकॉज वी आर डूइंग द फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. जो चीज़ अनिश्चित है, उस अनिश्चित एटमॉस्फेयर में हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं. अनुमान कैसे? जैसे अगर आज आपसे कहा जाए, आज एक बात की जाए कि नेक्स्ट जो रेनी सीजन आने वाला है उसमें कितनी रेन होगी, तो जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा? वो पिछले प्रीवियस 10 ईयर, 15 ईयर्स के डाटा को निकालेगा, उसकी कुछ एनालिसिस करेगा, कुछ टेक्निक्स होंगी, और उन टेक्निक्स के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे एक अनुमान लगा पाएगा, एक एस्टिमेट कर पाएगा, फोरकास्ट कर पाएगा कि नेक्स्ट रेनी सीजन जो आने वाला है 2021 में, उसमें कितनी रेन होगी, है ना. और वो कितना इफेक्टिव, इफ़िशियंट होगा, कितना सही होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रीवियस कितने पैरामीटर लेके ये डिसीजन लिया गया है.
तो फॉर दैट पर्पज़ फोरकास्टिंग हमें करनी पड़ेगी। और फोरकास्टिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे बात हुई कि फोरकास्टिंग करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड। कौन सी डिमांड, जो पहले हो चुकी है। अगर इंडस्ट्री ओरिएंटेड बात करें तो इंडस्ट्री में हमें कितना बनाना है, इसका जवाब हम फोरकास्टिंग से ढूंढेंगे। और इसको करने के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द डिमांड। मीन्स कि इस साल हम कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस साल कितनी डिमांड होने वाली है मार्केट में। और वो डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे कुछ प्रीवियस डाटा हमें चाहिए, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, इट मे बी हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा का मतलब यहाँ से क्या है, अगर हमें ये मालूम हो, जैसे सपोज दैट विंटर सीजन है इस समय, अगर हमें ये पता है कि पिछले 5 सालों में लगातार विंटर सीजन में कितने की डिमांड थी, जो आपके जो वुलन क्लॉथ्स हैं उनकी डिमांड कैसी रही है, तो उस बेसिस पे हम इस साल का भी प्लान कर सकते हैं। ऐसे सिमिलरली हमारे पास प्रीवियस डाटा अवेलेबल रहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, सपोज दैट कार है, बाइक है, एनी प्रोडक्ट का जब प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास है कि पिछले 10 सालों में इसकी डिमांड ऐसे ऐसे रही है, घटी है या बढ़ी है, तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट ईयर का प्लान कर सकते हैं। वो भी एग्जैक्टली नहीं होगा, एक अनुमान होगा, एस्टिमेट होगा, जो कुछ हद तक सही होगा। कई बार हमारे पास क्या होता है, हिस्टोरिकल डाटा नहीं होते हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट है, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक। तो जब आइडिया नहीं है तो उसके पास हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं तो कैसे फोरकास्ट करेंगे इस प्रोडक्ट का कि डिमांड कितनी होगी, कितना मैन्युफैक्चर करें। तो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ द मार्केट सर्वे एंड ओपिनियन पोल ऑफ एक्सपर्ट्स कि इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है। तो इन सब प्रोसेस से हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल डाटा आता है। उस डाटा को हम की मदद से हम फोरकास्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। उसकी मदद से हमें बता पाते हैं कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड आफ्टर दैट अपने प्रोडक्शन सिस्टम को हम अलाइन कर पाते हैं फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि फोरकास्टिंग इज एन एसेंशियल एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट प्रायर टू द प्लानिंग विद द एम टू एस्टिमेट द फ्यूचर डिमांड। इट मे बी सेल्स और प्रोडक्शन। तो सेल्स और प्रोडक्शन को आपस में साथ लेके चलें, क्योंकि प्रोडक्शन हम उतना ही करेंगे जितना हम सेल्स कर पाएंगे। तो हम एक्चुअली सेल्स डाटा का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन सिस्टम को रन करते हैं। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्टिंग। सो अगर एक फोरकास्टिंग को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो मीन्स फोरकास्टिंग इज ए प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर सिचुएशन अंडर गिवन कंडीशन। द एम ऑफ फोरकास्टिंग इज टू मिनिमाइज द अनसर्टेनिटीज। जो अनिश्चितता है हमारे मैन्युफैक्चर करने के बाद हम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये जो एक अनसर्टेन बात है, इसको हम कहीं से मिनिमाइज कर पाएँ। ठीक है, जितना हम बना रहे हैं उतना हम सेल कर पाएंगे, ना तो शॉर्टिंग होगी ना ही एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो व्हाट विल द स्टेप्स इन फोरकास्टिंग, क्या क्या मेथड्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्या है कि हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किस पर्पज़ के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए, ये पहला है। नेक्स्ट वन इज कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के लिए हम फोरकास्टिंग करने जा रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी में भी इट मे बी ड्यूरेबल प्रोडक्ट, लाइक अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कार कितनी बिकेगी, तो कार एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। एक कार एक कस्टमर परचेज करेगा फॉर 5 ईयर, फॉर 8 ईयर और 10 ईयर के लिए। और इट मे बी नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जैसे फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं, है ना, जिनकी एक्सपायरी डेट 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ की होती है। तो इस टाइप पर भी डिपेंड करेगा कि फोरकास्टिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की जाए। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ए प्रॉपर फोरकास्टिंग मेथड। फोरकास्टिंग मेथड के बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीके में कौन सा तरीका हमें यूज़ करना है, ये इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। एंड आफ्टर दैट लास्ट में क्या है कि जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उसकी एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए। आप मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जो कैलकुलेशंस आए हैं उनके रिजल्ट की एनालिसिस जब प्रॉपर कर पाएंगे तभी हमारी फोरकास्टिंग प्रॉपर होगी। ओके, सो यहाँ ये बात करनी है कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। हम टाइप को 2 कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं कि इट इज़ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम फोरकास्टिंग बहुत कम समय में होने वाले प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, हम प्लानिंग कर रहे हैं फॉर 3 मंथ और 12 मंथ, मीन्स अल्टीमेटली अगर हम 1 साल के अंदर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो पिछले डाटा को लेकर हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर किसी प्रोडक्ट की सेल्स इतनी होगी, तो बात कर सकते हैं। इसको कह रहे हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। और इसको फिजिबल कहाँ होगा ये, व्हेन डिमांड इन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली।
जब हमारे पास किसी प्रोडक्ट की डिमांड फ्रिक्वेंटली चेंज होती है तो वहाँ पर उस टाइप के प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग ही करते हैं। जब डिमांड फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होगी। तो जब डिमांड जिस प्रोडक्ट की फ्रिक्वेंटली चेंज होगी उसके लिए हम कहेंगे कि हम शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करेंगे, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं कर सकते, है ना। मीन्स इसकी जो इंडस्ट्री होगी वहाँ पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो बहुत लंबी नहीं है। ठीक, एक लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग की अगर बात करें तो जब हम फोरकास्टिंग 1 साल से 10 साल के लिए करते हैं तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। ठीक, मीन्स अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं, ऐसी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किए हैं जो प्रोडक्ट है बहुत कॉस्टली है, जैसे बाइक है, कार है, तो एक इसकी इंडस्ट्री को सेटअप करने में बहुत ह्यूज अमाउंट मनी का इन्वेस्टमेंट होगा और उसके बाद लंबे इसकी जो इंडस्ट्री होगी वो भी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होगी। और हम जो मॉडल आज हम लॉन्च करने चल रहे हैं वो मॉडल भी मार्केट में 5 ईयर 10 ईयर के लिए स्टेबल रहेगा। तो फॉर दैट पर्पज़ हमें लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, लाइक बिल्डिंग में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, स्टील प्लांट में, ऑटोमोबाइल में, इन दीज सेक्टर्स। सो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक सेल्स फोरकास्टिंग पे फोकस रहेगा। सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ सेल्स इन टर्म्स ऑफ मनी और फिजिकल यूनिट फॉर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड अंडर ए प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान एंड अंडर ए एज्यूम सेट ऑफ इकोनॉमी। सेल्स मीन्स क्या है कि किसी प्रोडक्ट की मार्केट में सेल्स कितनी होगी ये सिर्फ इस बात पे ही नहीं डिपेंड कर सकती है कि प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट सस्ता है और हम टाइम से डिलीवरी कर पा रहे हैं। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। फैक्टर जैसे एग्जांपल के तौर पे कि जो कस्टमर है उसकी जेब में कितना पैसा है, इस समय कंट्री की इकोनॉमी क्या है, जो बेसिक नीड्स हैं उस नीड्स को पूरा करने के बाद क्या कुछ पैसे अभी भी जो पब्लिक है उनके पास हैं जिससे वो और सामान परचेज कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हम सेल्स की फोरकास्टिंग हमारी डिपेंड करती है। इसलिए ये लिखा हुआ है कि एज्यूम सेट ऑफ इकोनॉमी, कि कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ क्या है इस पर भी ये बात डिपेंड करेगी। सो लिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा हेल्पफुल इन सेल्स फोरकास्टिंग, क्या क्या डाटा हमें फोरकास्टिंग करने में मदद करते हैं ये देखना है। जैसे दिख रहा है दैट इज़ जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, कंट्री की जनरल एक इकोनॉमिक हेल्थ क्या है, जो इस समय इकोनॉमिक व्यवस्था है कंट्री की वो कैसी है, लोगों के पास पैसा कितना है, पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर वो अच्छी होगी तो नो डाउट जिसके पास जब पैसा आएगा तो वो मोर परचेजिंग करेगा, अपनी सुविधाओं को बढ़ाएगा तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, है ना। फ्यूचर प्राइस ट्रेंड क्या है? फ्यूचर प्राइस ट्रेंड से मतलब क्या है कि कितना मनी सर्कुलेशन में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी जो कंट्री है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, 70% पॉपुलेशन लगभग खेती पे डिपेंड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर किसी ईयर में क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा है, इट मीन्स 70% पॉपुलेशन के पास कुछ ज़्यादा पैसा है, तो इसका मतलब वो पैसा टर्न बैक होकर फिर मार्केट में आएगा और वो कुछ ना कुछ परचेजिंग करके अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अच्छी तरह ज़िंदगी जीने के लिए कुछ खर्चा करेंगे, है ना। मीन्स नेक्स्ट वन इज़ पावर ऑफ कंज्यूमर। पावर ऑफ कंज्यूमर मीन्स कि अगर इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है, लोगों की सैलरी अच्छी हो रही है, टाइम से मिल रही है, इट मीन्स उनके पास मनी होगा। डिस्पोजल इनकम का मतलब क्या है? इन एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी द कंज्यूमर इज़ लेफ्ट टू स्पेंड, जितना उसको बेसिक नीड पूरी करने के बाद जो पैसा कुछ बचता है उसमें से कितना वो खर्च कर सकता है, उसी को कह सकते हैं डिस्पोजल इनकम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर के बेसिस पे जो हम फोरकास्टिंग करते हैं, ये पैरामीटर उसमें कंसीडर करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो डाटा कुछ बताएगा और एक्चुअल डिमांड कुछ होगी। तो इस हिसाब से हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के कुछ न्यूमेरिकल के पार्ट पे। तो फोरकास्टिंग को हम एक्चुअली 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, है ना। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल है। हिस्टोरिकल डाटा से मतलब क्या है? सपोज दैट कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक कार है, उसका नेक्स्ट ईयर 2021 में कितनी सेल होगी। तो उसका हमारे पास प्रीवियस 10 ईयर का डाटा अवेलेबल है कि वही सेम कार प्रीवियस 10 ईयर में ईयर बाय ईयर कितनी सेल्स हुई थी। तो उस सेल्स का एक ट्रेंड होगा, इट मे बी रैंडम, इट मे बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या साइक्लिक, एनीथिंग, कोई ट्रेंड होगा। अगर उस ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो हम उसी ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट करके, उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाकर
हम ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितनी सेल होगी या आफ्टर दैट उसके नेक्स्ट ईयर कितनी सेल होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसको इसलिए बोल रहे हैं टाइम सीरीज मेथड। टाइम सीरीज मेथड मतलब पिछले टाइम को देखते हुए हम अगले टाइम की बात करेंगे, मीन्स एक्स्ट्रापोलेशन मेथड को यूज करेंगे, है ना। ये सिंपल जस्ट लाइक ऐसे ही है, जैसे हम कार चलाते हैं तो कार चलाते आगे हैं लेकिन बैक मिरर में पीछे की चीज़ों को देखते रहते हैं, तो पीछे की चीज़ें को देखते हुए हम कार को आगे ड्राइव करते हैं, इसी को कह रहे हैं एक्स्ट्रापोलेशन मेथड। तो टाइम सीरीज का मतलब ये है जब डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। डाटा ऐसे हो सकता है कि लास्ट ईयर नंबर ऑफ़ क्वांटिटी इतनी थी, उसके पहले कितनी थी, उसके पहले कितनी थी, उसको देखते हुए हम नेक्स्ट ईयर की बात कर सकते हैं। अच्छा, इसी में कई बार ऐसा कुछ होता है कि डिमांड हमारी कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कुछ और फैक्टर का मतलब क्या है, सपोज दैट कि जैसे अगर एग्जांपल लें, एक इक्वेशन ने लिया है यहाँ पे कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे a एंड b आर कॉन्स्टेंट एंड y को क्या कह रहे हैं, y इज द डिमांड एंड x इज इंडिपेंडेंट फैक्टर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कोई इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में ये लगता है कि हमने लास्ट ईयर मार्केटिंग में कुछ अमाउंट एक्सपेंड किया। जब मार्केटिंग में हमने सपोज दैट 10 लाख रुपीज़ एक्सपेंड की, 10 लाख रुपये स्पेंड करेंगे तो हम उसको कहाँ स्पेंड करेंगे, पब्लिक में होल्डिंग लगाएंगे, टीवी पर ऐड देंगे, न्यूज़ चैनल पे आएगा, एफएम पे आएगा, और मकसद क्या होगा कि वो जिससे ज़्यादा लोग उसके बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे तो उसको परचेज करेंगे। तो ये जो एक्स अमाउंट है, सपोज दैट ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम बदल सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने 10 लाख रुपीज़ एक्सपेंड किया था, इस साल मैं 20 लाख करने वाला हूँ। तो अगर 10 लाख किया था तो हमारी डिमांड कुछ ये आई थी, ये सपोज दैट हमारा क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस, और ये है हमारे पास डिमांड। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन डेवलप कर पाए जो कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और डिमांड के बीच को डिफाइन कर पाए, सपोज दैट दिस इक्वेशन इज डिफाइनिंग दिस रिलेशन कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए सपोज दैट कोई कांस्टेंट है, ए को मान लेते हैं सपोज दैट 2 है, बी को मान लेते हैं, मान लीजिए 0.6 है। तो इस टाइप से कोई कांस्टेंट है, तो अगर 10 लाख रुपीज़ हमने इस पे एक्सपेंड किया है एडवर्टीजमेंट पे, तो यहाँ से डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस डाटा से ये रिलेशन हम डेवलप कर पाए तो बस करना क्या है कि नेक्स्ट ईयर मैं 20 लाख रुपीज़ स्पेंड करने चल रहा हूँ, तो जब ये अमाउंट हमारे पास 20 लाख हो जाएगा तो उसके बेसिस पे हम डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कॉजल मेथड। कॉजल का मतलब क्या है, कॉज एंड इफेक्ट मेथड, है ना। कॉज क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कि जब हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को चेंज करेंगे तो हमारा जो डिमांड चेंज होगा, डिमांड पर ये इफेक्ट आएगा, तो इसको हम लोग कह रहे हैं कॉजल मेथड। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन वेरियस इंडिपेंडेंट फैक्टर। तो यहाँ हमने केवल एक फैक्टर लिया, इट मे बी कि और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज दैट a प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू प्लस एंड सो ऑन, ऐसे कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। तो x1 भी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, x2 भी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इस टाइप से बात कर सकते हैं। सपोज दैट कि x1 क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, एंड x2 क्या है कि मान लेते हैं पर कैपिटा इनकम है, कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन की पर कैपिटा इनकम लास्ट ईयर 10 रुपीज़ या आप कहते हैं कुछ मान लेते हैं 100 रुपीज़ थी, तो अगर ये वैल्यू हमें मालूम चल जाए, ये वैल्यू मालूम चल जाए तो नेक्स्ट ईयर प्लान कर सकते हैं जब पर कैपिटा इनकम होगा तो इस बार डिमांड क्या होगी। इस तरह से इंडिपेंडेंट मल्टीपल वेरिएबल्स हम ले सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो पैरामीटर्स हैं वो सिंपल वन नहीं है, कई हैं। तो इस तरह से इसको हम कह रहे हैं कॉजल मेथड। और जब हमारे पास कभी हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल नहीं है, हम इस टाइप के रिलेशंस को डेवलप नहीं कर सकते, तब तो केवल एक चांस ही बचता है कि जो हम कुछ बात करें, कुछ डाटा निकाल पाएँ, कुछ कह पाएँ कि नेक्स्ट ईयर डिमांड इतना होगा। उसका तरीका क्या हो सकता है, डाटा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं ओपिनियन पोल पे, या कुछ एक्सपर्ट पैनल को कहते हैं, बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बताते हैं कि कुछ ये कंडीशंस हैं इसलिए डिमांड ये होगी। तो इस टाइप कोई जो एनालिसिस है इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स व्हेन हिस्टोरिकल डाटा इज़ नॉट अवेलेबल, तब हम कुछ और मेथड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, कोई रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते। तो कुछ बहुत ही अच्छे और सुटेबल मेथड डेवलप किए गए हैं, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट मेथड है डेल्फी मेथड, मार्केट सर्वे एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। तो इस तरीके से लोगों से बात करके पूछ कर हम कुछ कल्पना कर पाते हैं, कुछ अनुमान लगा पाते हैं कि डिमांड कितनी हो सकती है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो
जरा देखें डेल्फी मेथड को समझे मोटे तौर पे, डिटेल में इसमें आगे देखेंगे कि डेल्फी मेथड का मतलब क्या है कि हम जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को जानने वाले ढेर सारे एक्सपर्ट पैनल को इकट्ठा करेंगे। उसमें कई लोग बैठेंगे जो उसी प्रोडक्ट के एक्सपर्ट होंगे, मार्केट के एक्सपर्ट होंगे, फाइनेंस के एक्सपर्ट होंगे, और उनके बीच में डिस्कशन होगा और कुछ 2 4 5 राउंड्स के बाद वो सारे मेंबर्स उस पैनल के एक 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 बिंदु पे कॉमन हो जाएंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसा है इसलिए इस साल की डिमांड ये होगी, है ना। तो इसको हम डेल्फी मेथड कह रहे हैं, डिटेल में इस पर बाद में देखेंगे। अच्छा, तो अब आप लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड में, जिसको आप कह रहे हैं टाइम सीरीज मेथड। टाइम सीरीज मेथड में क्या होगा, हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल होगा। डाटा अवेलेबल जो होगा उसकी वजह उसके साथ हम एक ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसी ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट करके हम फ्यूचर के फोरकास्टिंग करने की बात करेंगे। तो जो हम मेथड फॉलो करने वाले हैं वो क्या है, प्लॉट डिमांड डाटा ऑन टाइम स्केल टू फाइंड ए ट्रेंड और ए पैटर्न, स्टडी द प्लॉट, लुक फॉर कंसिस्टेंट शेप और पैटर्न, और उस पैटर्न के बेसिस पे फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। ठीक है, तो देखें अभी कि एक एग्जांपल के साथ देखें। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास 6 मंथ का डिमांड दिया गया है। हमें अगर ये बताना है कि जुलाई का डिमांड क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर हमें जुलाई का डिमांड के बारे में बात करनी है जो कि नहीं मालूम है, तो पिछले 6 मंथ का हमारे पास डाटा है। अगर इस 6 मंथ के डाटा को हम प्लॉट करना चाहें, सपोज दैट ये हमारे पास जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये डाटा है, और इस एक्सिस पे हम मंथ ले रहे हैं, मीन्स टाइम ले रहे हैं, एंड ऑन दैट एक्सिस इट इज नोन एज डिमांड। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसको हम प्लॉट करेंगे कि जैन में 100 है तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, उसके बाद 120 है, जैन में 100 है, फेब में 120 है, इस टाइप से 135 है, फिर 125 है, आफ्टर दैट 142 है, एंड इस तरह से हमें इसको देखें तो 140 है। तो अगर इसको हम मैच करें तो कुछ इस टाइप से कुछ मिलेगा। तो एक ट्रेंड दिख रहा है, नो डाउट हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि एक रैंडम बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे तो रैंडम है, लेकिन मंथली बेसिस पे रैंडम होने के बाद भी ये दिखाई पड़ रहा है कि अगर इसका एवरेज लिया जाए तो डिमांड कुछ इसी के आसपास रहेगा। तो इस तरीके से जब ये ट्रेंड मिल रहा है तो हम इस लाइन के अप एंड डाउन्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अपने डिमांड की हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द ग्राफिकल मेथड। तो इसी को कह रहे हैं पैटर्न। ये हमारा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो नॉर्मली देखने में आता है कि पैटर्न कितने टाइप के हमें मिलते हैं। हमें जब हम डाटा को प्लॉट करते हैं तो नॉर्मली 4 टाइप के पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। वो 4 टाइप के पैटर्न क्या है, एक पैटर्न है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल पैटर्न, नेक्स्ट है ट्रेंड पैटर्न। ट्रेंड का मतलब है या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ऐसा भी हो सकता था कि अगर ये डाटा हमारा पहले यहाँ मिलता, फिर यहाँ मिलता, फिर यहाँ मिलता, फिर यहाँ मिलता, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड होता। अगर हमारा डिमांड कंटिन्यूसली घट रहा होता तो डिक्रीजिंग ट्रेंड होता। तो इट मीन्स ये 4 टाइप के पैटर्न हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो चार, जैसे अब जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था वहाँ पे क्या था कि टाइम के साथ हमारी डिमांड है वो लगभग कांस्टेंट थी। इट मे भी कि थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन कुछ इस टाइप से चल रहा था। तो इस टाइप के ट्रेंड को हम एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड ही कहेंगे, कांस्टेंट पैटर्न कहेंगे। जो आपका पॉजिटिव ट्रेंड या नेगेटिव ट्रेंड है, इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल ना होके आइदर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, तो इसे हम कहेंगे ये ट्रेंड पैटर्न है। ये कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, ट्रेंड पैटर्न है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पैटर्न है। नेक्स्ट वन इज सीजनल पैटर्न। ये टाइम पीरियड, इसमें क्या है कि जैसे सीजन है, जैसे विंटर सीजन की डिमांड है, तो विंटर सीजन हमें मालूम है कि ये इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ की होगी, तो 3 मंथ पे वुलन या हीटर्स की डिमांड ज़्यादा रहेगी और उसके बाद एक ख़त्म हो जाएगी, फिर आफ्टर 9th मंथ फिर ये आएगा। तो इस तरह से ये सीजनल पैटर्न है जिसका हमें ड्यूरेशन भी पता है कि कितने महीने के लिए डिमांड बनी रहेगी और कितने मंथ के बाद ये डिमांड फिर से मार्केट में आएगी। तो ये हमें दोनों चीज़ें पता है, मीन्स यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स है ना। तो ये हमारा सीजनल पैटर्न है कि डिमांड बढ़ी, ख़त्म हुई, फिर बढ़ी, फिर ख़त्म हुई, इस तरह से चलता रहेगा। एक और है साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न में क्या है कि इसमें हमें ना तो ड्यूरेशन फिक्स रहेगा कितनी देर के लिए रहेगा, या ये भी नहीं पता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका टाइम पीरियड क्या है, कब आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इस समय कोविड पैंडेमिक है, तो कोविड पैंडेमिक
इसका कुछ नहीं पता था कि ये कब आएगा, ना ये पता है कितने टाइम के लिए रहेगा। हाँ, लेकिन जितनी टाइम के लिए कोविड पेंडेमिक है उतने टाइम तक इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, सैनिटाइजर्स हैं, फेस मास्क हैं, मेडिसिन्स हैं, इनकी डिमांड हाई रहेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं साइक्लिक पैटर्न। एक्चुअली इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो दे आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट सीजनलिटी अकर्स एट रेगुलर इंटरवल and is of constant duration, whereas cyclic pattern varies in both time and duration। कितने टाइम के लिए है और कितने ड्यूरेशन के बाद वो रिपीट करेगा, यहाँ पे ये हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के पैटर्न होंगे। ज़रा इसी को बात करते हैं किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एक मारुति 800 गाड़ी हुआ करती थी पहले, ये मार्केट में 1983 में आई थी। 1983 में आई थी और 2014 में मारुति ने इसको ड्रॉप कर दिया। तो लगभग ये बहुत लंबा टाइम रही। किसी भी प्रोडक्ट का अगर एक साइकिल देखा जाए तो उसके 4 फेस होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, पहले डिमांड थोड़ी थोड़ी थी, लोगों ने जाना शुरू किया, डिमांड बढ़ी, फिर लोगों का सेटिस्फैक्शन बढ़ा और उसके बाद उसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ी। आफ्टर दैट वो डिमांड लगभग कांस्टेंट हो गई और कुछ टाइम के बाद वो डिमांड घटने लगी, क्योंकि मार्केट में और भी गाड़ियाँ आ गई और भी लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ गई, जो पूरी नहीं कर पा रही थी, और कुछ समय के बाद उनको ड्रॉप करना पड़ा। देखिए यहाँ पे जीरो नहीं होने पाया, उसके पहले ही ड्रॉप कर दिया। ऐसा नहीं था कि मारुति 800 की सेल नहीं हो रही थी, सेल हो रही थी, कम हो रही थी, तो इसलिए अचानक ड्रॉप कर दिया गया। अगर जीरो का वेट करते तो ये कर्व यहाँ तक पहुँचता, तो ऐसा नहीं है। अब जरा देखें, इस बीच में अगर ट्रेंड की बात करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इन इंट्रोडक्शन पीरियड ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव ट्रेंड। ग्रोथ पीरियड में क्या है, यहाँ भी आपके पास कहते हैं ये आपका पॉजिटिव ट्रेंड है। और जो मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड में आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेंड मिलेगा। मींस ग्रोथ और इंट्रोडक्शन में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड कहाँ मिलेगा, मैच्योरिटी पीरियड में, और नेगेटिव ट्रेंड कहाँ मिलेगा, आपको डिक्लाइन पीरियड में। तो एक प्रोडक्ट लाइफ में इस टाइप से ट्रेंड को फेस करता है। अच्छा, सीजनलिटी ट्रेंड कहाँ मिलेगा, जैसे कोई फेस्टिवल है, हमें पता है कि दीपावली किस मंथ में आती है, तो उस ईद कब किस मंथ में आती है, तो एट दैट टाइम आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। साइक्लिक ट्रेंड कब मिलेगा, एट टाइम में नेचुरल डिजास्टर या शेयर मार्केट का कुछ पता नहीं है एट दैट टाइम। सो दिस इज़ ऑल दैट अबाउट द ट्रेंड। सो आज के टॉपिक के लिए इतना बहुत है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। टिल नाउ, थैंक यू सो मच।